हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। मैं जानती हूँ थोड़ा सा डिले हो गया ये वाला, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग जहाँ से हमने ख़त्म किया था, छोड़ा था, हम वहीं से चालू करेंगे। हमने लास्ट फाइलम एस्केलमिंथेस कर लिया था, अब हम एनेलिडा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बिना देर किए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी बच्चा बीच में से मिस नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने बीच में मिस कर दिया तो आपके रीज़न असर्शन गलत हो सकते हैं बोर्ड में, एमसीक्यूज, और भाई नीट में तो आपका बहुत सारा पार्ट मिस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हम स्टार्ट करते हैं, किसने नाम दिया इसको? ये जो फाइलम है इसका नाम लेमार्क ने दिया। ये अब इनकी खासियत क्या है, तो मैंने यहाँ सबसे पहले कुछ इनकी स्पेशलिटीज़ लिख दी हैं, जो कि आपके एनेलिडा का नाम आते ही दिमाग में ये आपको आना चाहिए कि ये फर्स्ट प्रोटोस्टोमेट हैं। ये कैसे हैं? फर्स्ट प्रोटोस्टोमेट। आपने अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो ड्यूटेरोस्टोमेट थे, और ये हमारे प्रोटोस्टोमेट हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, और ये जो सेगमेंटेशन है ये ट्रू सेगमेंटेशंस हैं, यानी कि इनकी बॉडी में इस तरह से आपको सेगमेंट देखने को मिलेंगे। और ये सेगमेंट बाहर ही नहीं, आपको अंदर भी सेगमेंटेड नज़र आएगा कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं अंदर वो सेगमेंटेड हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ट्रू सेगमेंटेशन और स्यूडो सेगमेंटेशन आपको कहाँ मिल रहा था? जैसे कि टेपवर्म वगैरह वाले में मैंने आपको बताया था। तो क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर आपका रीजन असर्शन में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ट्रू और फॉल्स सेगमेंटेशन, स्यूडो सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, तो अगर जो हमारी बॉडी है, जब एम्ब्रियो बनता, एम्ब्रियो से आपका ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो जब एम्ब्रियो में ही आपका क्लीवेज हो जाए और जो एम्ब्रियो है वो ही आपका सेगमेंटेड हो जाए, अगर आपका एम्ब्रियो कैसा है? सेगमेंटेड है, तो यानी कि पूरा इंडिविजुअल अंदर से पूरा सेगमेंटेड रहेगा, तो उसे कहेंगे ट्रू सेगमेंटेशन। लेकिन अगर हमारा एम्ब्रियो जो है वो आपका सेगमेंटेड नहीं है और जो एडल्ट है वो सेगमेंटेड हो जाता है, तो वो यानी कि सुपरफिशियल, बाहर से बॉडी सेगमेंटेड है, अंदर आपको सेगमेंटेशन कोई देखने को नहीं मिलेगा। इनके हर सेगमेंट को आप कहेंगे मेटामियर्स कहेंगे, और मेटामेरिज्म भी इनमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद इनका नाम कैसे पड़ा है? इनका नाम ही सेगमेंटेशन पे पड़ा है, क्योंकि जो एन्यूलस वर्ड होता है उसका मतलब होता है रिंग्स, इस तरह से। तो इनकी बॉडी आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत सेगमेंटेड होने की, जैसे कि रिंग जैसे बहुत सारी ऊपर रिंग्स बन रही हैं। बात करते हैं कि इनकी खासियत की क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक है? बिल्कुल सीलोमेट हैं, ट्रू सीलोम है इनमें। ऑर्गन सिस्टम अब एक बार आ चुका है, तो अब यही चलेगा आपका। और ट्यूब विद इन ट्यूब इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। ब्लाइंड सेक प्लान जैसे कि सीलेंट्रेटा में हम देख रहे थे, इस तरह का नहीं है। ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होता है आपका कि आपका जो बॉडी होती है उसके अंदर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हॉलो है, और उसमें माउथ और एनस दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। जबकि जो ब्लाइंड सेक था, आपको उसमें पता है ना, उसमें माउथ या एनस, उसमें से माउथ जो था वो एक ही ओपनिंग थी उसकी, तो वो ब्लाइंड सेक था। अब फटाफट से इनकी देख लेते हैं कि हैबिटाट क्या होते हैं, मतलब कि ये कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो भाई आप बताइए कि आपने लीच को कहाँ देखा है, मतलब जोंक। आपने नेरिस को कहाँ देखा है? मतलब लगता है ऐसा है नेरिस की, बहुत लोग कहते हैं कि ये कन खजूरा जैसा है, बट वो नहीं होता है। नेरिस सी में रहने वाला और नॉक्टर्नल, रात्रिचर है नेरिस, और ये इसको हम सैंडवर्म भी कहते हैं। आपने केचुए को कहाँ कहाँ देखा है? तो अगर हम इसका हैबिटेट डिफाइन करें तो इसका हैबिटेट लैंड पे भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल है, और साथ में नेरिस मैंने कहा ना सी में है, तो दैट मीन्स कि ये एक्वाटिक भी होता है इसका हैबिटाट। लेकिन चाहे वो लैंड पे रहे, एक्वेटिक में तो पानी रहेगा तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लैंड पे रहे या वो एक्वेटिक हो, कहीं भी हो, उसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट बहुत चाहिए। देखा है ना आपने केचुआ लिसलिसा चिपचिपा सा, उसकी एक्सटर्नल जो बॉडी होती है, आप कोशिश करेंगे तो फिसल जाता है। उसके बाद अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट, एज़ यूजुअल आप जानते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ बॉडी वॉल, कि इनकी बॉडी में जो लेयर्स हैं वो कैसे कैसे अरेंज होंगी और कितनी लेयर्स मिलेंगी। तो इनकी जो बॉडी वॉल है वो बिल्कुल ऐसे ही होगी। बाहर आपको क्या मिलेगी? क्यूटिकल देखने को मिलेगी। क्यूटिकल क्यों मिलेगी?
क्योंकि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। क्यूटिकल रहेगा, थिन होगी, मॉइस्ट होगी, प्रोटेक्शन देगी इनको। थिन आप लिख सकते हैं, मॉइस्ट लिख देते हैं। और ये गैसियस एक्सचेंज की, बिकॉज पतली है और मॉइस्चर, तो दोनों ही खासियत ये गैसियस एक्सचेंज के लिए है, क्योंकि इनका जो रेस्पिरेशन होता है ये आपका जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। अब क्यूटिकल तो हार्ड कवरिंग है, तो वो हार्ड कवरिंग है तो उसमें कुछ पोर्स होते हैं जिनके थ्रू आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। जो क्यूटिकल में जो पोर होते हैं उनको क्यूटिकल पोर कहते हैं, और वो पोर गैसियस एक्सचेंज के लिए ही होते हैं। और साथ में ये जो क्यूटिकल है, इन पोर्स में से आपका साथ में स्लाइम भी सीक्रेट होता रहता है। लिसलिसा चिपचिपा जो इनको बनाता है स्लाइमी सा, वो स्लाइम प्रोडक्शन भी यहाँ पे होता रहता है। सेकेंड बॉडी वॉल इनकी बात करें अगर, तो ये फर्स्ट हो गया आपका क्यूटिकल। सेकेंड आपको क्या मिलने वाली है? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस कैसी होगी इनकी बच्चों? एपिडर्मिस इनकी नो डाउट सिंगल लेयर होगी इनकी एपिडर्मिस, और साथ में इसमें बहुत सारी सेल्स मिलेंगी। लाइक आपका सेंसरी सेल्स मिल सकती हैं, कुछ सपोर्टिव सेल्स मिल सकती हैं। देन उसके बाद जो एपिडर्मिस के बाद आपको मसल की लेयर मिलेंगी, मस्क्यूलर लेयर मिलेंगी। यहाँ पर आपका जो मसल्स है वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों ही मसल्स आपका डेवलप हो गई हैं। अगर मैं एक डायग्राम बना के बताऊँ आपको कि किस तरह का इनका रहता है बॉडी वॉल, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या बना देती हूँ, एक बना देती हूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन। जिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मैं बनाती हूँ। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिडर्मिस की जो सेल है वो लगी रहेंगी। इस तरह से न्यूक्लियस। इसके बाद क्यूटिकल की लेयर, और इसमें छोटे छोटे मुझे यहाँ पे ये पोर्स छोड़ देने, क्यूटिकल पोर, ठीक है। अब बेसमेंट के बाद बारी आएगी बेसमेंट लेयर के नीचे मस्कुलर लेयर, तो पहले आएगी सर्कुलर। तो ये सर्कल में है तो मैं ऐसे पूरा रिंग की तरह ऐसे आएगा। इस पे रिंग की तरह इतना सेक्शन लेंगे तो ये आपको ऐसे ही जाती हुई दिखाई देंगी। देन फिर उसके बाद आएंगी लंबाई में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो ये इनका बॉडी वॉल होता है इस तरह का कुछ। अब ये किस तरह से मूवमेंट करते हैं, तो लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या होता है? मूवमेंट के लिए इनके पास आपको लगेगा कि लीच के पास कुछ नहीं है, केंचुए के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा लगेगा आपको कि केंचुए के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके पास ये जो इनकी काइटिन होती है ना, इस काइटिनस कवरिंग के चारों तरफ आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे मैंने ब्लैक कलर से ये प्रोजेक्शंस बना रखे हैं, जिनको मैंने कहा है सीटे। तो ये सीटे प्रेजेंट होते हैं और ये पेयर्ड होते हैं। देखिए हर एक से मैंने 2 निकाल रखे हैं, यहाँ भी लेफ्ट राइट। तो ये पेयर्ड इनके सीटे, इनको चीटे भी कहते हैं, सीटे भी कहते हैं, आप कुछ भी कहते हैं। और ये काइटिन के ही बने थे, मतलब जो काइटिन की जो कवरिंग होती है ना, यही एक्सटेंड हो जाती है बाहर की तरफ। तो काइटिन के होते हैं, इसीलिए चीटे भी कह सकते हैं आप इन्हें। सीटे प्रेजेंट होते हैं। बॉडी वॉल के ऊपर ही रहेंगे, या फिर कभी कभी ये पैरापोडिया भी बनाते हैं। पैरापोडिया मतलब एक्सटेंडेड पार्ट जो है बॉडी वॉल का। लेकिन हाँ, लीच में आपको ना बच्चों, लीच में ये जो सक्कर्स होता है ना, ये सक करने वाला आगे का, या शक्कर के थ्रू लीच ना ऐसे चिपक जाएगी शक्कर के थ्रू, फिर अपनी बॉडी को, क्योंकि इनकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सर्कुलर और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है ये ऐसे चिपक जाएगी। देन फिर उसके बाद ये ऐसे बिल्कुल श्रिंक होगी, फिर वहाँ से हट के फिर आगे बढ़ेगी, फिर चिपक जाएगी शक्कर से, फिर ऐसे। तो ये लीच इस तरह का मूवमेंट आपका करती है। तो लीच में एक तरह से हम कह सकते हैं, ये नीट वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि लीच में जो शक्कर हैं वो फूड का सक करने का ही काम नहीं करते, लोकोमोशन का काम भी करते हैं। यहाँ पे ये नीट वालों के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, और जो बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए रीज़न असर्शन और एमसीक्यूज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, हाँ, तो अभी एक चीज़ और मैंने यहाँ आपको छोड़ दी। मैंने आपको अभी बताया था पैरापोडिया।
तो पैरापोडिया क्या होता है? पैरा वर्ड का मतलब होता है अदर, पोडियम का मतलब लेग, यानी कि अदर देन लेग, यानी कि काम तो लेग जैसा ही करेंगे बट इनकी स्ट्रक्चर लेग जैसी नहीं होगी। तो जो नेरीस वगैरह होती है, जो पानी में रहते हैं ना एक्वेटिक, उनके पास पैरापोडिया होते हैं जिससे कि वो स्विमिंग कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकोमोशन के लिए आइदर चीटे प्रेजेंट होंगे या सकर्स या फिर पैरापोडिया। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात मैं करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा रहेगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि इनमें माउथ भी मिलेगा और एनस भी मिलने वाली है, क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट है ना इनका। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ आपका कंप्लीट। फर्स्ट प्रोटोस्टोमेट हैं, ये आपको याद रखना है। चाहे ये बोर्ड हो आप दे रहे हैं या फिर आप नीट देने का या फिर कोई और भी अगर आप दे रहे हैं, तो आपको जितने भी फाइलम में बच्चे जो पहली चीज़ें आती हैं वो आपको हमेशा याद रखनी होती है कि कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है। कंप्लीट है, स्ट्रेट है डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल इनकी, और ये पूरी बॉडी से एक्सटेंड करती है। यहाँ देखिए आप इस डायग्राम को गौर करिए, यहाँ पे इनका माउथ है, ये एनस है, यहाँ पे ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस, फेरिंग्स, ईसोफेगस, सारी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे की तरफ अंदर स्ट्रेट जाके आपका पूरा इंटेस्टाइन वगैरह का जो पार्ट रहता है वो सब आपका पूरा बनाएगा। इनमें एक और स्पेशल छोटा सा ऑर्गन होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल है तो मिट्टी वगैरह खाते हैं। अब मिट्टी में तो पत्ती कचरा सभी होता है ना, तो ये ग्राइंडिंग का भी फंक्शन कर, जैसे आपके मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, तो हर चीज़ को बिल्कुल लेके बिल्कुल ऐसे घुमा के बिल्कुल पेस्ट बना देता है। ऐसे इनमें एक ग्राइंडिंग के लिए एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है गिजार्ड। तो गिजार्ड को आप ग्राइंडर के जैसे, जैसे चक्की होती है इसके जैसे मान सकते हैं, उसी की एनालॉगस स्ट्रक्चर हो गई ये, और ये सब कुछ ग्राइंड कर देगा। तो जैसे पत्तियाँ या कुछ भी सॉइल में कुछ भी है तो वो बिल्कुल चर्न हो जाएगा। और साथ में इनमें इंटेस्टाइन में एक, जैसे हमारे यहाँ विलाई होते हैं ना ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, और वो फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ऐसे ही इनमें इंटेस्टाइन में आपका टिफ्लोसोल रीजन होगा। कौन सा होगा? टिफ्लोसोल मिलेगा, और ये टिफ्लोसोल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन करेंगे। अभी आप जब 11th के बच्चे जब आप अर्थवॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है। तो इसलिए ये आप एनेलिडा, तो आप देखिए ऐसा होता है कि आपके जो भी अगर एनेलिडा से रिलेटेड आपको अगर फिजियोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं एनिमल और आपके अगर अर्थवॉर्म है, तो इसका मतलब कि आपको एनेलिडा फाइलम के बारे में बहुत कुछ अच्छे से डिटेल्ड में नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे पहली बार क्या आया है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे पहली बार डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आई हैं। देखिए अभी तक मैंने किसी भी फाइलम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात नहीं की है, ठीक है। और वहाँ पे जो डाइजेशन का जो जूसेस जो सीक्रेट कर रही थी एंजाइम्स वगैरह, वो सिंपली सेल्स कर रही थी। यहाँ पे आपका सेल्स ग्लैंडुलर टिश्यूज आ गए हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ गई हैं। देन उसके बाद रेस्पिरेशन, तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, रेस्पिरेशन कैसा रहेगा इनमें कि जो क्यूटिकल है वो मॉइस्ट और स्मूथ इसीलिए होती है सो दैट कि उसमें गैसियस एक्सचेंज हो सके। तो यहाँ पे इनका रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो ये भी बहुत ही अलग अलग, क्योंकि देखिए जो लैंड में रह रहे हैं वो अलग तरीके से रेस्पायर मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे, जो एक्वेटिक हैं और जो आपका सकिंग कर रहे हैं जैसे कि पैरासाइट वगैरह के, तो वो अलग तरह का आपका। तो इसीलिए यहाँ पे रेस्पिरेशन बहुत ही अलग अलग तरह का हो जाता है। अगर वो स्किन के थ्रू हो रहा है दैट इज़ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, अगर वो गिल्स के थ्रू हो रहा है तो ब्रैकियल रेस्पिरेशन आप कह सकते हैं या गिल्स के थ्रू कह सकते हैं। मैं यहाँ गिल्स भी लिख देती हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और पैरापोडिया के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पैरापोडिया होते हैं ना, ये रीज़न असर्शन के लिए बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट है। पैरापोडिया हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं,
वेस्कुलर टिश्यूज़ जिनमें ज़्यादा होते हैं, मतलब इनमें आपका जो फ्लोट करेगा ना ब्लड वगैरह, वो बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि वही तो आपका रेस्पिरेटरी गैसेस को मीडियम है ना, लेके जाएगा और करेगा। तो पैरापोडिया हाईली वेस्कुलराइज होने की वजह से ये भी आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करते किन्हीं किन्हीं में। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, अब देखिए धीरे धीरे ना सारे फाइलम में ना अब सारे बिकॉज ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता जाएगा, और अब हम सारे लाइफ प्रोसेस के वाइटल और सिस्टम की बात करने लगेंगे। अभी तक हमारे ये सर्कुलेशन वगैरह हम लिख दे देते थे कि भाई सिंपली वाटर के थ्रू हो जाता है या इसके थ्रू। यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम फिर से अगेन आपको बहुत ध्यान देने की बात है कि पहली बार क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया है। और मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात ये है कि सर्कुलेशन सिस्टम पहली बार आया और आते ही उसने सीधा सिक्सर मार दिया, भाई छक्का लगा दिया, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप सभी को पता है एडवांस काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो आते ही छक्का लगा दिया ना इसने। यहाँ पे अब पहली बार एक और चीज़ आई है, हार्ट। लेकिन 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 इनका हार्ट न्यूरोजेनिक है, मतलब नर्व्स से इसमें बीट उत्पन्न हो रही है, नर्व्स की हेल्प से। ह्यूमन हार्ट कैसा है? मायोजेनिक, जो कि मसल्स की वजह से उसमें बीटिंग होती है, राइट। तो हार्ट इनका फर्स्ट टाइम आया है और न्यूरोजेनिक हार्ट है। अब इनमें पिगमेंट क्या होगा? पिगमेंट क्यों चाहिए? आप सभी को पता है सर्कुलेशन में कि जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, तो ऑक्सीजन जैसे ह्यूमंस में होता है कि हम में हीमोग्लोबिन क्यों होता है कि वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, ऑक्सीजन को लेके उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो इनमें क्या इनमें कोई पिगमेंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल इनमें, बल्कि पिगमेंट की आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो इनमें पिगमेंट आपका हीमोग्लोबिन भी हो सकता है, तो यानी कि ब्लड है जो इनका वो रेड कलर का भी दिख सकता है। इसके अलावा इनमें हीमोग्लोबिन के अलावा हीमो एरिथ्रिन भी हो सकता है, और हीमो एरिथ्रिन वाला ब्लड भी रेड कलर का ही दिखता है। और इसके अलावा क्लोरोक्रुओरिन भी हो सकता है, क्लोरोक्रुओरिन ग्रीन कलर का पिगमेंट, यानी कि इनका ब्लड ग्रीन कलर का भी हो सकता है। तो जान के आपको थोड़ा झटका लगे, लेकिन ब्लड आपका रेड ग्रीन ब्लू इस तरह के पिगमेंट इसमें होते हैं। हीमोसाइनिन भी होता है, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ब्लू कलर का ब्लड होता है, ब्लूइश कलर का, तो इनका ब्लड ग्रीनिश शेड पे आ जाएगा। आरबीसी इनमें नहीं मिलेंगी। आपको लगेगा कि मैडम हीमोग्लोबिन है तो आरबीसी भी होंगी, जी नहीं, इनमें आरबीसी नहीं मिलेंगी, याद रख लीजिएगा इस बात को। और इनमें ये जो भी पिगमेंट हैं, ये तीनों की तीनों फिर कहाँ होंगे जब आरबीसी में नहीं है? तो ये तीनों पिगमेंट प्लाज्मा में ही डिज़ोल्व रहेंगे, डिज़ोल्व इन प्लाज्मा। तो इस लिहाज से सर्कुलेशन जो है, एनालिट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम काफ़ी अच्छा आपको याद करके और दिमाग में भर लेना कि क्योंकि इसमें बहुत ही डिफरेंट सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। ये आपका चाहे नीट हो चाहे आपका बोर्ड हो, यहाँ पे ये आपका सर्कुलेशन जो है इनका, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एनालिट्स का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं आपके। सर्कुलेशन के बाद एज़ यूजुअल हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो चलो उसकी बात कर लेते हैं कि इनमें वेस्ट मटेरियल कैसे होगा, क्या होगा, और उसके लिए क्या क्या इनमें प्रावधान है। तो इनके उत्सर्जन अंग वेस्ट मटेरियल के लिए इनके पास होते हैं नेफ्रीडिया। क्या होंगे? नेफ्रीडिया। कहीं भी देखिए, कहीं आपको नेफ्रीडिया नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल। कहाँ पर है नेफ्रीडिया? ये देखिए, ये नेफ्रीडिया, ठीक है। नेफ्रीडिया के थ्रू हो सकता है। नेफ्रीडिया कैसे होते हैं? नेफ्रीडिया कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं, कॉइल्ड ट्यूब्स के जैसे होते हैं। ये अमोनोटैलिक एक्वेटिक है, तो कैसे होंगे? अमोनोटैलिक होते हैं। और लेकिन
जो टेरेस्ट्रियल है, जो लैंड पे रहेंगे, वो बिल्कुल भी अमोनोटैलिक नहीं होंगे, वो यूरिया रिलीज करेंगे, यूरियोटैलिक होंगे टेरेस्ट्रियल। तो यहाँ पे ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ अमोनो या यूरियो ही नहीं है, इनकी एक्वेटिक फॉर्म अमोनोटैलिक है और इनकी लैंड फॉर्म्स यूरियोटैलिक है। जो नेफ्रीडिया है वो आपको मैंने कहा ना ट्रू सेगमेंटेशन है आपका, इनमें मेटामेयर्स हैं, तो नेफ्रीडिया आपको अलग अलग सेगमेंट्स में देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो फेरिंग्स के आसपास होंगे वो फेरेंजियल नेफ्रीडिया होंगे। इसके बाद इंटेग्यूमेंट मतलब कवरिंग, बॉडी कवरिंग्स, तो इंटेग्यूमेंट्स में जितने होंगे वो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होंगे। और जो सेप्टा में होंगे, आप यहाँ पे सेप्टा नज़र आ रहे हैं आपको, कहीं आपको बिल्कुल सेप्टा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ये जो इस तरह से ये जो आपके ये येलो कलर के मैंने दिखाया है, ये इसको कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये इंटरनल सेप्टा है आपके। तो सेप्टा में जो प्रेजेंट होते हैं वो सेप्टल नेफ्रीडिया कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रॉप है। आप कहेंगे मैम आपने क्रॉप के बारे में तो नहीं बताया और आपने यहाँ पे लिख रखा है। ये क्रॉप है ना, ये क्या करता है, ये खाने को भर लेता है। जैसे गाय भैंस होती है ना, वो पूरा भर के रख लेती हैं, तो इनमें क्रॉप स्ट्रक्चर भी होती है। एक फेरिंग्स, ये सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पार्ट है, तो क्रॉप भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। नेक्स्ट अब हम क्या बात करने वाले हैं, एज यूजुअल अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम इनमें क्या रहेगा, नर्वस सिस्टम के लिए इनमें गैंग्लिया मिलेंगे। गैंग्लिया कैसे होंगे, गैंग्लिया जी बिल्कुल पेयर्ड गैंग्लिया होंगे। नज़र आ रहे हैं आपको डायग्राम में पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया ग्रुप ऑफ साइटोन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जो नर्वस सेल्स होती हैं उसमें साइटोन और एक्सोन इस तरह से रहता है। ये डेंड्राइट्स हैं, यहाँ से डेंड्राइट, तो ये सभी के साइटोन अगर मिल जाएं इस तरह से, तो ये जो गुच्छा सा बनेगा ये गैंग्लिया हो गया आपका। ये जो गैंग्लिया है ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड से, हम में कैसी नर्व कॉर्ड होती है, डोर्सल नर्व कॉर्ड, ये वेंट्रल मतलब इनकी जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड पे होगी। यहाँ पे देखिए वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाई है, तो ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड से सारे की सारे गैंग्लिया अटैच रहते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात अगर हम लें तो रिप्रोडक्शन को इफ़ वी टेक इनटू अकाउंट, रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट होंगे या आपका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगी, क्या मिलेगा, तो भाई ये जो है इनमें रिप्रोडक्शन में तीनों तरह के प्राणी आपको मिल सकते हैं। जैसे कि आपका जो अर्थवर्म है वो कैसा रहेगा, मोनोशियस होता है। अर्थवर्म मोनोशियस है, याद रखना है आपको। जबकि जो आपका जो नेरिस है वो आपका डायोशियस होगी। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो लीचेस में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलेगा। लीचेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें नेरिस की, बिकॉज सी में रहता है ना, तो जो नेरिस है उसमें आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन आपका जनरल आए तो आप कहेंगे कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अर्थवर्म, बिकॉज अर्थवर्म कैसा है, मोनोशियस है, तो अर्थवर्म में आपको कैसा फर्टिलाइजेशन, अर्थवर्म में दोनों तरह का इंटरनल भी मिलता है और एक्सटर्नल भी मिलता है। इनका लार्वा क्या कहलाता है, ट्रोकोफोर। ये पहले नीट में आ चुका है। लार्वा बड़े इंपॉर्टेंट है तो आप याद करके जाइएगा।
क्योंकि मैंने कहा ना कि एनेलिडा का आपका क्योंकि अर्थवर्म दे रखा है तो एनेलिडा सेक्शन को आपको फाइलम को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना ज़रूरी हो जाता है ऐसे में। अब इनका जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन इनका हो गया आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। एक बड़े मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है किन्हीं में ना, जैसे रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन के जैसे होता है, मतलब इनका एक कोकून बनता है और आपको फर्टिलाइजेशन ना कोकून में मिलेगा। फर्टिलाइजेशन अंदर बॉडी में नहीं मिलेगा, पहले बॉडी में इसे कोकून जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी और उसमें आपका फर्टिलाइजेशन होगा। आर्की एनेलिडा क्या है? आर्की एनेलिडा, आर्की एक वर्ड मतलब ओल्ड, तो आर्की एनेलिडा जो आपका कलेक्टिंग लिंक हो गई, आपका जो एनेलिडा है उनके एंसेस्टर्स को हम आर्की एनेलिडा कहेंगे। और एक होता है पॉलीगॉडियस, ये आप लिख लीजिए, हो सकता है कि आपके नीट में आ जाए क्योंकि कनेक्टिंग लिंक नीट में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो पॉलीगॉडियस है वो मॉलस्का और एनेलिडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है और इसको लिविंग फॉसिल का भी दर्जा दिया गया है। लीच बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लीच एक तो इसका मूवमेंट मैंने आपको बताया ना शक्कर के थ्रू हो रहा है, दूसरा लीच को है ना, लीच क्या करती है, बिल्कुल चिपक जाती है और पेनलेस सकिंग करती है, पता भी नहीं चलता कि कोई दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है। और वो क्या करेगी, वो एक हिरोडिन निकालेगी, वो एंटी कोएगुलेंट होता है क्योंकि ब्लड अगर वो सक कर रही है तो ब्लड आपका कोएगुलेट हो सकता है, जम जाएगा, तो वो एंटी कोएगुलेंट निकालती है। और साथ में पेनलेस होता है तो मतलब ऐसे कुछ वो केमिकल्स भी निकालती है जो पेन का एहसास नहीं कराते। तो वो लीच को इसीलिए मेडिसिनल पर्पज से भी यूज़ करते हैं, सो दैट कि पेनलेस सकिंग के लिए। जो जब हमें वूंड वगैरह, घाव वगैरह हो जाते हैं और अगर उसमें पस ज़्यादा आ जाए तो लीच के थ्रू उसको पस को वहाँ से रिमूव, क्योंकि पस आपका ब्लड में ही रहेगा तो ब्लड को सक करेगी तो पस भी सक होगा और पेनलेस सकिंग होगी। तो मेडिसिनल लीच भी उनका यूजेस हो गया। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा एनेलिडा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में हम आपके जो बचे हुए नॉन कॉर्डेटा के हैं उनको फटाफट से निपटा लेंगे। जब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे ऐप पे भी जाके वहाँ से अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है जिन बच्चों को कि मुझे कैसे लिखना है बोर्ड के लिए, तो आप हमारे नोट्स को भी ले सकते हैं। बहुत ही वेल निट और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और आपको बोर्ड में पूरी हेल्प करेंगे।